हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई और एंजॉयमेंट दोनों कर रहे होंगे। आपका इस डीएलएड क्लास में स्वागत है। हम लोग डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर का विषय सामाजिक अध्ययन पढ़ रहे थे। हमने इसको इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, जिसके अंदर हमने इसका कंटेंट समझने की कोशिश की थी कि इसके इंडेक्स में, इसके कंटेंट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमने जाना था कि सामाजिक अध्ययन में कुल 4 विषय पढ़ने हैं। पहला विषय है इतिहास, इसको हिस्ट्री कहते हैं। फिर है हमारा भूगोल, जिसके अंदर हम तमाम सब्जेक्ट पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, सौर मंडल, मानचित्र, ग्लोब। भूगोल अर्थात ज्योग्राफी। अगला विषय है नागरिक शास्त्र, जिसे पॉलिटी कहते हैं। इसके अंदर हम ग्रामीण नगरीय जीवन और जनपद यातायात के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसका बस इंट्रोडक्शन होगा, एक परिचय होगा, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्र की आय कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। और हमने ये देखा था कि इतिहास में हमारा जो इतिहास के स्रोत, मानव की उत्पत्ति, उसका विकास, कैसे सभ्यताएं आई। ठीक है। वैदिक काल आपने सुना होगा, हड़प्पा काल सुना होगा, उत्तर वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, महाजनपद काल, तो उपनिषद काल। तो ये तमाम चीज़ें, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, ये सारी चीज़ों पे के बारे में हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन लिया था। और ये सब हम इन विषयों के द्वारा पढ़ाई करेंगे। आज इस आज हम इस लेक्चर में भूगोल का सौर मंडल पाठ पढ़ेंगे। भूगोल का सौर मंडल, जिसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सोलर सिस्टम, जिसको कहते हैं सौर मंडल। सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ये देखिए, थोड़ी सी पिक्चर आपके दिमाग में भी होगी, थोड़ा सा इधर मैंने आपके लिए लगाई है। अब जब ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके होंगे, तो हमें किन किन टॉपिक, किस किस कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल्स, जिसकी बेसिक जानकारी हमारे पास अच्छे तरीके से हो चुकी होगी, वो चीज़ें हैं। एक है सौरमंडल की परिभाषा। जब हम ये शब्द सुनते हैं सौरमंडल, तो हमारे दिमाग में किस चीज़ की आकृति, किस चीज़ की पिक्चर, कैसा सौरमंडल होता है, उसको शब्दों में अगर लिखना हो तो किस प्रकार लिखेंगे, तो इसके लिए हम सक्षम हो चुके होंगे। हमें सूर्य के बारे में जानकारी मिलेगी। सूर्य के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके कुछ फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, इसके अच्छे से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। फिर है ग्रह, जिसको प्लैनेट कहते हैं। उपग्रह, इसी पड़ाव में अगला है चंद्रमा, मून जिसको कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, जिसको एस्ट्रॉयड आपने नाम सुना होगा। धूमकेतु, कॉमेट्स कहा जाता है इसको। फिर है उल्का और उल्का पिंड। आपने कई मूवीज में देखा होगा, या अपने दोस्त या अपने पूर्वजों से सुना होगा कि एक टूटता हुआ तारा, ठीक है, आसमान से टूटता हुआ तारा। हालांकि ये कोई तारा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसमें से चमक निकलती है तो हम उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। इसको, उसका सही नाम है उल्का पिंड और उल्का, मीटियोर्स और मीटरॉइड्स। ठीक है। फिर तारामंडल मतलब कॉन्स्टेलेशन, जैसे कि सप्तऋषि, जो से आपने देखा होगा कि आप रात्रि में ज्ञात करते हैं कि नॉर्थ पोल, ध्रुव तारा किधर है। तो क्योंकि बहुत सारे तारों के समूह जब हो जाता है, उससे तारामंडल, इसके बारे में अच्छे से हम अध्ययन करेंगे। फिर अगला है आकाशगंगा, मिल्की वे, गैलेक्सी। ये जो शब्द हैं, आशा करता हूँ आपने पक्का इन सबको सुना होगा, और नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, इसको हम अच्छे से अध्ययन करेंगे इसका। ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैप्टर के आखिरी में दिए गए सवालों की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, क्योंकि इससे हमारी क्लास थोड़ी ज़्यादा रुचिकर होगी। हमारे दिमाग में जब बहुत तरह तरह के सवाल होंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा जागेगा और समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं आप लोगों को पहले सवाल की तरफ ले चलता हूँ। तो ये है कुछ सवाल मूल्यांकन। मेरा मानना है कि किसी भी चैप्टर को अच्छे से पढ़ने का एक तरीका ये बेहतर हो सकता है कि पहले हम उसके सवाल पढ़ लें, कि उस चैप्टर के, उस पार्ट के पीछे में कौन कौन से सवाल दिए गए हैं। देखिए, इसके अंदर जैसे पूछा है कि सूर्य का
प्रकाश कितने समय में पृथ्वी तक पहुंचता है, अर्थात जब सूरज से पहली किरण निकलती है, अगर एक किरण एक समय में निकलेगी तो कितने देर में वही सेम रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है। दूसरा प्रश्न, सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं? कभी हमने बचपन में सुना था 9 है, अब 8 है। एग्जैक्ट संख्या क्या है, मतलब क्यों 8 से 9, 9 से 8 हो गया, या 9 नहीं होना चाहिए था, 8 ही क्यों है, ज़्यादा क्यों नहीं है, ये नंबर ही क्यों है? ठीक है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तमाम ग्रह हैं, जैसे मंगल, बुध, शनि, ठीक, 8 ग्रह, 9 ग्रह जो भी है, तो उसमें से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, और आखिर इसके पीछे कारण क्या होगा? अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, चलो। किन ग्रहों को कक्षाओं के बीच, कक्षा मतलब ऑर्बिट, जिस पाथ, जिस पथ पे वो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सूरज के, तो किन ग्रहों की कक्षाओं मतलब ऑर्बिट के बीच में क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे ग्रह पाए जाते हैं? अच्छा सवाल। तो इसके अंदर हमें 2 ग्रह का नाम ढूंढना है, तो जैसे ये तमाम ऑप्शन दे रखे हैं, चलिए इसको देखा जाएगा। अगला सवाल है कि हम चंद्रमा का एक भाग ही क्यों देख पाते हैं? आपको आश्चर्य होगा, कई लोगों को शायद जानकारी ना हो, है तो बहुत अच्छी बात है कि जो हमें चांद दिखता है ना, उसका सिर्फ एक ही फेस, एक ही फ्रंट, एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है बचपन से लेकर आज तक, या पूरी मानव जाति ने देखा होगा। उसका जो दूसरी साइड का फेस है वो कभी आज तक किसी ने नहीं देखा होगा, मतलब धरती से उसकी सैटेलाइट पिक्चर होंगी लेकिन उसको देखा नहीं जा सकता है। क्यों? इसका कारण हम जानने का प्रयास करेंगे। सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे सौर मंडल किसको कहते हैं, हम फिर ग्रह और तारे मतलब तमाम खगोलीय पिंड, प्लैनेटरी बॉडीज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, इनके बारे में जानेंगे कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है। अगला सवाल कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक, सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूरज से? फिर तारामंडल है, तारामंडल के समूह के बारे में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फिर सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, कभी ज़्यादा ठंडी, जैसे नहीं हमारे यहाँ होता है कि रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है, रात में ठंडी होती है, तो इस तरीके से तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? ठीक है। तो ये कुछ तमाम सवाल हैं, आपके दिमाग में भी सवाल होंगे कि जैसे ये धूमकेतु क्या होता है, उल्कापिंड कैसे काम करते हैं, ग्रह कैसा है, ये हमारा जैसे चंद्रमा एक ग्रह है तो हमारा एक ही ग्रह है, सॉरी ये उपग्रह, सॉरी सैटेलाइट जो हैं, तो ये उपग्रह एक ही क्यों है, 2 क्यों नहीं है? किसी के 2 हैं तो किसी के ज़्यादा कैसे हैं? किसी का एक भी नहीं है, क्या सबके बराबर हैं? ये तमाम सवाल। प्लूटो क्यों हट गया? ठीक है। तो ये चलिए, या कहीं और जीवन भी है ग्रह पे? तो आइए चलिए अब शुरुआत करते हैं। अच्छा, तो ये जो सौरमंडल है इसके अंदर सबसे पहले आदमी ने ये देखा कि मस्तिष्क में उसके आया कि जैसे सारी दुनिया को ले ली जाए, मतलब उसके दिमाग में यह आया कि जो भी कुछ है हमारे आसपास, अगर इस सब चीज़ों को ले लिया जाए और उसको एक यूनिट, एक इकाई मानी जाए तो वो क्या होगा? और इस परिकल्पना का नाम दिया गया ब्रह्मांड। ठीक है, इंग्लिश में जिसे कहते हैं यूनिवर्स, ब्रह्मांड। और इस यूनिवर्स का दूसरा नाम भी है कॉस्मोसिस। ठीक, तो ये रहा कॉस्मोसिस। ये देखिए ब्रह्मांड कहा गया और अंग्रेजी में इसको कॉस्मस कहा जाता है, जिसका अर्थ है सुव्यवस्था, सब कुछ संयोजित ढंग से। ठीक है, 1 बाय 1 अगर सारा चीज़ अपनी जगह है तो उस पर्टिकुलर को एक नाम दिया जाता है किसी भी चीज़ का। जैसे कोई छोटा बालक है, वो जब पैदा होता है तो कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ता है, हालांकि उस जरूरी नहीं है कि नाम कुछ भी रखा जा सकता है, एक ही नाम ये नहीं होता कि वो असली में वही नाम है। I mean, अगर किसी का नाम करण है, करण की जगह सुभाष नाम रख दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसी तरह, लेकिन संबोधित करने के लिए ताकि हमें दिक्कत ना हो इसलिए नाम दिया जाता है। इसी प्रकार मनुष्य ने उसका नाम दिया ब्रह्मांड। और जो इसके बारे में पढ़ते हैं या इस सब्जेक्ट का, इस विषय को जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। ठीक है, अब जब हम इस सौर मंडल में, इस सोलर सिस्टम में जब हम देखते हैं तो इसमें तमाम चीज़ें हमारे दृष्टि में आती हैं। एक आता है सूर्य, फिर चंद्रमा, रात में लाखों जगमगाते हुए तारे,
ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो ये तमाम चीजें, इनको क्या कहते हैं, इन सब चीजों को नाम रखा गया है खगोलीय पिंड। क्या रखा गया है? खगोलीय पिंड। ठीक, इस खगोलीय पिंड को अंग्रेजी में कहते हैं प्लैनेटरी बॉडीज। प्लैनेटरी बॉडीज, खगोलीय पिंड, या इसको कहा जाता है आकाशीय पिंड। हमारी पृथ्वी भी इन्हीं का एक हिस्सा है, मतलब एक खगोलीय पिंड है। हमारा चंद्रमा वो भी खगोलीय पिंड है। हमारा उपग्रह जितने भी हैं, मतलब ये दूसरे प्लेनेट के, जुपिटर हो गया या मंगल ग्रह हो गया, ये सब एक खगोलीय पिंड है। धूमकेतु, ये सब एक खगोलीय पिंड है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सा सवाल दे रखा कि रात में खुले हुए आकाश में दिखाई देने वाले आकाशीय पिंड में आकाश में लाखों बत्तियों की भांति प्रकाशित हैं, क्यों? अर्थात रात में ये जो तारे टिमटिमाते हैं, आखिर इसके कारण क्या है? इसका कारण सिंपल सा है, जिसको आपने पढ़ा होगा साइंस में, बेसिक साइंस में, अपवर्तन। ठीक है, रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन उसका कारण होता है। ठीक, इससे होता क्या है आपका कि ये हमारा एक तारा है। ठीक है, ये हमारा तारा है, और ये हमारी पृथ्वी है, और ये हम खड़े हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रोशनी जब सीधा चलती है, लेकिन एटमॉस्फेयर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर ये जो रोशनी आती है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण, वो अपवर्तन के कारण ये अपना दिशा चेंज कर लेती है। तो कभी ये दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाते हैं। मतलब जब ये सीधा रोशनी हमारी आंखों में आ रही होगी तब दिखाई देंगे, कभी कभी भटक करके दूसरी जगह चल जाएंगे तो नहीं दिखाई देंगे, अर्थात हमें ये टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे जो आकाशीय पिंड है ना, इन खगोलीय पिंड में बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो कि बहुत ही गर्म होते हैं और बहुत बड़े आकार में होते हैं। और जो ये पिंड होते हैं ना, वो गैसों के बने होते हैं, हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, और इनके पास खुद का ऊष्मा है, खुद का प्रकाश है, लाइट है, रोशनी है ना। तो ये देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये जो होते हैं ये बहुत गर्म होते हैं। कौन होते हैं गर्म? आकाशीय पिंड, खगोलीय पिंड। और ये गैस से बने होते हैं। आगे हम देखेंगे कि गैस कौन कौन सी होती है। हाइड्रोजन की बनी होती है, ये हीलियम की बनी होती है, और ये खुद की ऊष्मा व प्रकाश होता है। कैसे होता है? इसमें होता है न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, फिशन नहीं, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो छोटे छोटे एटम बन के तीसरा एटम बनाते हैं। तो इससे बहुत सारा एटम अलग से बनता है और एक काफी रोशनी निकलती है। ठीक है, और जो ये चमकते धमकते और ये ऊष्मा वाले खगोलीय पिंड है, इनको क्या कहा गया है? इनको कहा गया है स्टार। ठीक है, तो हमारा सूर्य क्या ये भी एक तारा है? हाँ, आप सही पहचान लें, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तो फिर ये सूर्य क्यों नहीं टिमटिमाता है और तारा क्यों टिमटिमाता है, मतलब फर्क क्या है? एक्चुअली में बात यह है कि जो सूर्य है ना, वो हमारे पृथ्वी से सबसे नजदीक का तारा है। ठीक है, और बाकी जितने भी तमाम तारे जो रात में हमें दिखाई देते हैं, वो हमसे बहुत दूर है। ये देखिए, सूर्य हमारे निकट है और इसलिए हमें वो बहुत बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। लेकिन लाखों तारे और भी हैं, वो हमसे दूर होने के कारण वो हमें प्रकाश उसका महसूस नहीं होता और आकार में छोटे दिखाई देते हैं। जैसे इसमें देखिए बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है कि जब हम कोई चीज दूर से देखते हैं तो सभी चीजें छोटी दिखाई देती हैं। सपोज करिए कि आप अपने छत पे खड़े हो गए, आप अपने घर के छत पे खड़े हो गए। ठीक है, तो ये आप खड़े हैं। अब यहाँ से कोई चीज देखेंगे तो ज्यादा दूर की चीज है, यहाँ की अगर चीज देखेंगे तो ये पिलर है, तो ये आपको छोटा नजर आएगा कंपेयर टू अगर आप यहाँ खड़े होंगे। यही चीज अगर यहाँ पे अगर इतना दूर पे डिस्टेंस है तो ये और छोटी नजर आएगी। ठीक है, दूसरा उदाहरण कि अधिक ऊंचाई पे अगर हवाई जहाज जो होता है अगर बहुत ऊंचा उड़ रहा है तो वो बहुत छोटा नजर आएगा, लेकिन जब वो हमारे पास से गुजरता है, अगर नीचे उतर रहा है तो वो आकार में बड़ा दिखाई देता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो अपना आकार बड़ा और छोटा कर रहा है। क्या कारण है? कारण ये है कि जब पास में है तो बड़ा दिखाई देगा और बहुत दूर है तो छोटा दिखाई देता है। तो यही कारण है कि तारे हमें छोटे दिखाई देते हैं, छोटे प्रतीत होते हैं, बट हकीकत में ऐसे वो छोटे हैं नहीं।
ठीक है, एक चीज और आपको यहाँ जानना होगा कि जो पहला तो जो तारा है पास में उसको सन कहते हैं, तो दूसरा तारा जो है उसका नाम है अल्फा सेंचुरी। ठीक है, क्या नाम है? अल्फा सेंचुरी। इस अल्फा सेंचुरी में का जो रोशनी है इसका है 4.3 लाइट ईयर। मतलब अगर हम सूरज से पहली किरण अगर एक निकलती है किरण तो वो पृथ्वी पे पहुंचने में कम से कम 8 सेकंड लगाती है, सॉरी 8 मिनट लगाती है। लेकिन अल्फा सेंचुरी ये 4.5 साल लगभग पहुंच जाता है। मतलब आज जो रोशनी आप देख रहे हैं वो आज से 4.5 साल पहले की निकली हुई है। ठीक है, इसी तरीके से तमाम जो तारे दिखते हैं, कई ऐसे तारे होंगे जिनकी रोशनी बहुत साल पहले की निकली हुई है और आज रात में हमें दिखाई दे रहे होंगे, और आज रात की जो तारे की रोशनी निकली होगी वो आज से बहुत समय बाद दिखाई देंगे। ठीक, अब देखिए जो खगोलीय पिंड का दूसरा वर्ग है जिसके अंदर खुद का प्रकाश नहीं है, खुद की ऊष्मा नहीं है, ठीक है, खुद की रोशनी और खुद की गर्माहट हीट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। तो ऐसे जो खगोलीय पिंड है उनको हम क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कह लेते हैं ऐसे आकाशीय पिंड को। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि रात में चंद्रमा चांद जो होता है वो तो चमकता है, तो वो क्यों चमकता है? वो उसके खुद का प्रकाश नहीं है, वो किसका प्रकाश है? वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक, जैसे आप अंधेरे में किसी के ऊपर रोशनी मारेंगे, लाइट टॉर्च मारेंगे, तो वो आदमी चमकेगा या जिस पे रोशनी पड़ रही वो वस्तु चमकेगी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वस्तु इससे खुद का प्रकाश है। ये तो लाइट का प्रकाश है जो उस पे पड़ रहा है और दूर से देखने वाले आदमी को लगेगा कि अरे उससे प्रकाश निकल रहा है, तो वही चीज है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि वह खगोलीय पिंड जो एक दूसरा वर्ग है जिसमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती। ठीक है, जो सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं, और ऐसे पिंड को, आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। अंग्रेजी में इसको प्लैनेट कहा गया है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका मीनिंग है कि चारों ओर घूमने वाला। क्यों? क्योंकि प्लैनेट जितने भी तमाम ग्रह हैं ये सारे अपने तारों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जैसे जो हमारी पृथ्वी है वह सूरज के चक्कर लगाती है। ओके, अब पृथ्वी जो है ये भी एक ग्रह है। ठीक है, और इसका स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करके प्रकाशित होती है। ओके, चलिए, बहुत सही। आगे अब देखिए सोलर सिस्टम। मैंने यहाँ आपके लिए थोड़ी सी पिक्चर लगाई है हल्की सी। ये देखिए आपका सूरज है, ठीक है, तमाम ग्रह है, ठीक, और ये बहुत छोटे छोटे उपग्रह हैं, सॉरी उपग्रह भी हैं, यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं, तरह तरह के कॉमेट्स और तमाम चीज़ें, एक तरीके से प्लानिटरी बॉडीज यानी खगोलीय पिंड है। ये एक दूसरा पिक्चर लगाया है, ठीक है, ताकि आपकी दृष्टि बढ़े इन विषयों के बारे में। अब देखिए सोलर सिस्टम। अब इसके अंदर इस जो जब हम ये कह रहे हैं सोलर सिस्टम, तो इस मंडल में, इस सिस्टम में कौन कौन से हैं? तो इसमें पाया जाता है, एक है मान लीजिए सूर्य है, सूर्य देखो दिख रहा है, ग्रह है, उपग्रह हैं, और क्षुद्र ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूमकेतु हैं। ये जब सब सारे जो ये मैंने नाम लिए, इन सब का जब संयुक्त इकट्ठा रूप में, आइसोलेट नहीं, अलग अलग नहीं, एक साथ, ठीक है, इनको लिया जाता है, तो इस मंडल को सौर परिवार कहते हैं। ठीक है, एक परिवार, ये हमारी परिकल्पना एक तरीके की है कि हम इन सारे ABCD को एक साथ लेकर के इन सबको कहेंगे कि एक परिवार है और इसका नाम है सोलर सिस्टम। ठीक है, इस परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया है, ठीक है, वो है सूर्य। ठीक है, और वो अपने सारे सदस्यों को ऊष्मा व प्रकाश प्रदान करता है। ठीक है, और ये इसका मुखिया, इसलिए इसको कहा जाता है सौर परिवार। ठीक है, ये चंद्रमा परिवार नहीं कह रहे हैं हम लोग, पृथ्वी परिवार नहीं कह रहे हैं, सौर परिवार इसलिए कह रहे हैं, सौर मंडल इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इसमें सौर मुखिया है। तो ये हमारे स्टार्टिंग में हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था, पार्ट स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे हमने ये पूछा था, एक सवाल था उधर स्टार्टिंग में कि सोलर सिस्टम क्या है, तो हल्का सा आइडिया यहाँ मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में कि सूर्य क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो
सूर्य, जो ये सूर्य है ना, ये सौर मंडल का जो पूरा आकार है, अगर आप देखें इसका शेप कैसा है, शेप एंड साइज कैसा है, तो ये एक है तस्तरी नुमा, मतलब ओवल टाइप, ठीक है, अंडे की शेप की तरह इस तरीके से कुछ पाया जाएगा, ठीक है, इक्लिप्स, इलिप्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो ये कहा गया है कि जो ये हमारा सौर परिवार है, इसका सूर्य जो है ये सबसे बड़ा सदस्य है, ठीक है। और अगर इसका तुलना में देखा जाए कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, तो ये हमारी पृथ्वी से करीब 10 लाख गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 10 लाख गुना बड़ा है। और ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गैस से बने होते हैं सारे तारे, तो ये गैस से बना हुआ है। और ये सारे जो, जैसे धरती घूम रही तो उधरी स्थान पे ही क्यों घूम रही, कहीं बाहर खिसक के क्यों नहीं चली जाती, कहीं और नहीं, किसी और यात्रा पे क्यों नहीं चली जाती? उसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल इस परिवार को, सदस्यों को बांधे रखता है। जैसे पृथ्वी पर हम जैसे कूदते हैं तो क्यों कूद करके ऊपर उड़ने नहीं लगते, मतलब वापस कूद करके नीचे क्यों आते हैं, बॉल ऊपर उछालते हैं तो नीचे क्यों आते हैं, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, ठीक है। उसी प्रकार जिस तरीके से धरती हमें बांधे रखती है गुरुत्वाकर्षण से, सूरज भी अपने परिवार के सदस्यों को बांधे रखता है, ठीक है। और जो ये हमारा सौर मंडल है, इसमें प्रकाश और ऊष्मा जितनी भी आ रही है आपके घर तक, मेरे घर तक, या इस पूरे ब्रह्मांड, मतलब सॉरी, इस सोलर सिस्टम में जहाँ पे भी जा रही है, उसका एक जो एकमात्र स्रोत है वो है सूर्य, ठीक है। अब अगर ये ऊर्जा नहीं होती तो क्या पृथ्वी पे जीवन संभव होता? आप और मैं हो पाते? हमारे चारों तरफ जो प्रकृति दिखती है ये हो पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाती और निर्जीव हो जाती। जिंदा रहने के लिए थोड़ी गर्मी तो चाहिए होती है, ठीक है, तभी जीवन संभव हो पाता है। तो बिल्कुल ठंडे होने में ये एक्सट्रीम पहुंच जाएगा, तो एक्सट्रीम कंडीशन में, ऐसे माहौल में लाइफ पॉसिबल नहीं होती है, तो निर्जीव हो जाती धरती। अब पृथ्वी से सूर्य अगर पूछा जाए दूरी कितनी है, तो इसका अनुमान लगाया जाता है कि लगभग ये 15 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है। और जो हमारे इसकी, अगर जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या किया कि जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, ठीक है। अब स्पीड तो हमें लाइट की पता है कि जो रोशनी होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है लाइट की स्पीड, प्रकाश। तो हम यहाँ से टाइम निकाल लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 8 मिनट लगते हैं सूर्य की प्रकाश को लगभग पृथ्वी पे पहुंचने के, वो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सौर मंडल का जो कुल द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान की बात करेंगे तो इसके अंदर 99.85% जो है वो सूर्य में ही संचित है, ओके, वह सूर्य में ही संचित है। और सूर्य का 98% भाग हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना हुआ है। हमने ये बात किया था हाइड्रोजन और हीलियम। ये थोड़ा सा देख लीजिए आज सूरज के बारे में। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, हाइड्रोजन हीलियम मिलते रहते हैं, और भी फिर दूसरे हाइड्रोजन हीलियम बनते हैं, और साथ में क्या बनता है? प्रकाश निकलता है, रोशनी निकलती है, गर्मी निकलती है, ऊर्जा, ठीक है। और ये तमाम सौरमंडल में पहुंचाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ग्रह के बारे में बात करते हैं। हमारे जो सौर परिवार है ना, आपने बचपन में पढ़ा हुआ, इसमें 9 ग्रह थे, लेकिन आज की डेट में 8 ग्रह माने जाते हैं कि हमारे सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं, ठीक है। 8 ग्रह हैं। कौन कौन से ग्रह हैं? तो पहला ग्रह है जिसका नाम है बुध, जो एकदम पास में है, जो एकदम सूरज के एकदम निकट में है, ठीक है, सूर्य के एकदम निकट में है। फिर दूसरा है वीनस, जिसको शुक्र कहा जाता है। फिर है पृथ्वी, जिसको अर्थ कहा जाता है। फिर है मंगल, मार्स। फिर आता है जुपिटर। यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मार्स अर्थात मंगल और बृहस्पति, जुपिटर के बीच में हमारे बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं, क्षुद्र ग्रह हिंदी में, ठीक है। आगे शनि मतलब सैटर्न, अरुण मतलब यूरेनस, वरुण मतलब नेपच्यून, और सूर्य के सबसे निकट देखो, हमने बात किया था, बुध ग्रह है, और वरुण ग्रह सबसे दूर है, ठीक। अब इसको याद करने की ट्रिक होती है कि लाइन बाय लाइन कैसे याद रहे। कभी कभी पूछ लेता है कितने नंबर पे कौन सा है, क्या है। तो इसके लिए
ये इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, इसको आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। इसका जो पहला अक्षर है वो यह अंकित कर रहा है कि पहला वो उस शब्द को, मतलब वो जो वर्ड है, लेटर है सॉरी, वह एक प्लेनेट को संबोधित कर रहा है। तो क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मेरी बहुत ही एफिशिएंट मदर है जिसने हमें नट्स प्रदान किए। ठीक है, तो एम से है मरकरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपट्यून। ओके, ये थोड़ा सा देख लीजिए हल्का सा, ठीक है, तो पिक्चर थोड़ा क्लियर होगी दिमाग में। अब आगे देखें, ये देखिए, ये गोलाकार में नहीं ये चक्कर लगाते हैं, वर्तुल नहीं बनाते हैं, ये जो है अंडे की ओवल की शेप में इलिप्स कहा जाता है ये इस तरीके से। ठीक है, गोला कैसे होता है, ऐसे हो जाता, ऐसा नहीं है, ये सही है। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि जो सौर मंडल है ना, इसको 8 ही क्यों है, 9 क्यों नहीं है, इसकी कहानी कैसे आती है। IAU करके क्या है, इंटरनेशनल एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसमें 2500 के आसपास वैज्ञानिक थे और 75 देशों से थे, और उन्होंने ये लिया कि 2006 में फैसला लिया कि प्लूटो को बाहर निकाला जाता है ग्रह की श्रेणी से। क्यों, और इसको भौना ग्रह कहा गया। इसका उन्होंने रीजन ये दिया कि ग्रह वही है जो एक निश्चित कक्षा, मतलब एक ऑर्बिट फॉलो करते हुए, उसको पथ को मानते हुए अपनी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है, लेकिन इस बात पे प्लूटो खरा नहीं उतरता था। आकार में लगभग गोल हो, ये जितने भी प्लेनेट है ना, लगभग ये गोल हो, हल्की सी चपटी जरूर है, अर्थ भी थोड़ी सी अपने पोल्स पे, ध्रुव पे, लेकिन लगभग गोल है। ठीक है, अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करती, मतलब जो अर्थ कोई एक प्लेनेट का एक पाथ है, जिस पथ पर वो चलती है, उस कक्षा में दूसरा ग्रह है वो नहीं जाए। अगर ऐसा करता है तो उसको हम एक ग्रह का दर्जा नहीं देंगे। ठीक है, इस कारण से प्लूटो को हटा दिया गया। ये देख सकते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, ये हमारा हो गया सन, फिर हमारा मरकरी हो गया, ये अर्थ हो गया, फिर ये हमारा लाल प्लेनेट मंगल ग्रह। क्या है ये बताइए, मार्स मतलब मंगल ग्रह। ठीक है, बुध, ये हो गया शुक्र, पृथ्वी, और ये देखिए एस्ट्रॉयड बेल्ट्स, ये छोटे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मान लीजिए, जिसको कहा गया कि क्षुद्र ग्रह हैं। फिर आपका बृहस्पति मतलब जुपिटर, फिर शनि मतलब सैटर्न, ये देखिए रिंग छल्ले पाए जाते हैं इस पे। फिर आ गया यूरेनस, फिर आ गया नेपट्यून। ठीक है, और ये देख रहे हैं, ये जो इसी को कहा जा रहा है कॉमेट्स, ये हैं कॉमेट्स। ये रोशनी की तरह दिखाई देते हैं, पीछे एक टेल होती है, इनकी पूंछ होती है। तो ये है हमारा सोलर सिस्टम, और ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये हैं तारे। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ इस पिक्चर से आपके थॉट क्लियर हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, तो जो हमारी जो प्लूटो है, ये ना ये क्या कर रही है, ये कक्षा के अन्य ग्रहों की तुलना में झुकी हुई है, मतलब सब ऐसे से घूम रहे हैं ना, तो ये ऐसे करके अतिक्रमण करती है। ठीक है, पहले चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ये दूसरी की कक्षा में अतिक्रमण कर जाती है, मतलब जो लास्ट का जो ये नेपच्यून है ना, इसकी भी कक्षा में घुस जाती है। इसका जो पाथ है, दोनों का पाथ आपस में टकरा जाता है, मतलब टकराता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसलिए इसको सौरमंडल के 9 ग्रहों के समूह से निकाल दिया गया। पृथ्वी से कुछ ग्रह हैं जो सीधा नंगी आंखों से देख सकते हैं, वो है कि बुध है आपका, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है और शनि ग्रह है। ठीक है, और घटते क्रम में अगर हम देखेंगे कि आकार में सबसे बड़े से छोटा क्या है, बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। ये एक बार थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट पूछता है कई बार।
अच्छा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं नहीं चाहता कि 30 मिनट से ज़्यादा हो, क्योंकि फिर पढ़ने में थोड़ा बोरिंग सा लगता है, बड़ा सा लगता है। तो इसको अपने वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखने की कोशिश करेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट में आगे से आगे बढ़ेंगे। आशा करता हूँ जितना आज मैंने समझाया आपको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसके बारे में मेंशन करें, उसके बारे में बताएं। और अगर लाइक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक लगे तो डिसलाइक करके उसके बारे में अवश्य बताएं। आपने इस वीडियो को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।